नमस्कार, सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर से जो इसी शहर मुंबई से आई। कॉमेडी शो इंडियाज गॉट लेटेंट को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। इस शो पर मशहूर यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया ने जिस तरह से अभद्र बयान दिया, उसको लेकर मामला तूल पकड़ा। हर तरफ से कड़ी आलोचना हुई, जिसके बाद रणवीर इलाहाबादिया के साथ ही सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अपूर्वा मखीजा, कॉमेडियन समय रैना के साथ ही उनके शो इंडियाज गॉट लेटेंट के आयोजकों के खिलाफ मुंबई में शिकायत दर्ज कराई गई है। आरोप है कि शो के दौरान अभद्र भाषा का इस्तेमाल हुआ और ऐसी भाषा पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी निराशा जाहिर की। दिखाते हैं आपको पारस धामा की इस रिपोर्ट में क्या है पूरा मामला। I'm sorry. I hope you can forgive me. विवाद बढ़ा तो रणवीर इलाहाबादिया ने सोशल मीडिया पर आकर माफी मांग ली है। अब उनको एहसास हो रहा है कि कितनी बड़ी गलती हो गई। I'm sorry. I hope you can forgive me as a human being. लेकिन सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल इस क्लिप के बाद खड़ा हुआ विवाद राजनीतिक गलियारों तक पहुंच गया है। बहुत भद्दे तरीके से कुछ चीजों को कहा गया है, प्रेजेंट किया गया है, ऐसा मुझे भी पता चला है, जो बिल्कुल गलत है। फ्रीडम ऑफ स्पीच सभी को है, लेकिन हमारी फ्रीडम वहाँ समाप्त हो जाती है जब हम किसी और के फ्रीडम पर इंक्रोच करते हैं। कि इस तरीके की बयानबाजी, इस तरीके की माता बहनों का अपमान, लाडली बहनों का अपमान ना करें, फ्रीडम ऑफ स्पीच का दुरुपयोग ना करें। अगर मैं वो सामने आ जाए तो उठाकर उसके गाल पर जितनी ताकत से तमाचा लगा सकता हूं उतने जोर से लगाऊंगा। रणवीर के माफी मांगने से पहले ही जिस शो में ये सब कुछ हुआ, उसके खिलाफ मुंबई के 2 वकील पुलिस के पास पहुंच गए। एक क्राइम का पार्ट है, तो इस पे इन्वेस्टिगेशन हो और महिलाओं को लेकर ये जो बातें की गई है, जिसे ध्यान में रखकर ये कंप्लेंट साथ ही साथ नेशनल वुमेन कमीशन जो है, उनकी जो प्रेसिडेंट साहब है, उनके सामने भी हमने लेटर के माध्यम से रखी है। बोलने की आजादी होनी चाहिए, लेकिन इसकी भी एक सीमा है और ये घटना सीमा से बाहर जाने की तरफ इशारा करती है। मुंबई से प्रशांत सिसोदिया के साथ पारस दामा की रिपोर्ट। और महाकुंभ में जिस बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, उसकी वजह से प्रयागराज जाने वाली सड़कों पर भारी भीड़ देखी जा रही है। दूसरे राज्यों से जिस बड़ी संख्या में गाड़ियां आ रही हैं, उसके कारण हाईवेज पर ट्रैफिक जाम की बुरी स्थिति देखी जा रही है। प्रशासन किस तरह से ट्रैफिक मैनेजमेंट के जरिए हालात को काबू में लाने की कोशिश कर रहा है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। चित्रकूट, प्रतापगढ़, फतेहपुर, वाराणसी समेत कई जिलों से प्रयागराज आने वाली सड़कों पर आजकल ऐसा ही हाल है। बाहरी इलाकों में बनी पार्किंग पूरी तरह से भरी हुई है। यूपी सरकार पड़ोसी राज्यों से संपर्क कर भीड़ मैनेज करने की कोशिश में लगी है। ट्रैफिक में तो हम लोग कल 10 बजे से लेकर के आज सुबह 3 बजे तक रहे। रस्ते में जाम की स्थिति आई थी, रोड पे पूरा जाम था। लमसम 8 घंटे हम उनका लेट हुआ। प्रयागराज आने वाले श्रद्धालु बड़ी संख्या में वाराणसी और अयोध्या भी जा रहे हैं। इस वजह से प्रयागराज से वाराणसी और सुल्तानपुर से अयोध्या जाने वाली सड़क पर भी जाम है। हालांकि प्रयागराज शहर के अंदर गाड़ियों को आने से रोके जाने की वजह से ट्रैफिक की स्थिति कुछ बेहतर है। रणवीर, एनडीटीवी इंडिया। और महाकुंभ पहुंचने वालों की फहरिस्त में आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी शामिल हुई। महाकुंभ नगर पहुंची, संगम में उन्होंने डुबकी लगाई, गंगा पूजन किया और साथ ही बड़े वाले हनुमान मंदिर के उन्होंने दर्शन भी किए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज महाकुंभ नगर में पहुंची और आस्था के संगम में पावन डुबकी लगाई। उन्होंने गंगा पूजन किया और बड़े वाले हनुमान मंदिर के दर्शन भी किए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संगम में डुबकी लगाने के बाद भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया और वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच मां गंगा का पूजन और आरती की। राष्ट्रपति ने लेटे वाले हनुमान जी के मंदिर पहुंचकर आरती की और अक्षय वट के दर्शन किए। इसके बाद वो डिजिटल अनुभव केंद्र गईं। उनके साथ यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। पिछले 10 दिनों के अंदर देश के शीर्ष 3 पदों पर बैठे नेता महाकुंभ नगर पहुंचे। इसमें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का नाम शामिल हो गया है। ये तीनों नेता महाकुंभ नगर पहुंचकर आस्था के संगम में पावन डुबकी लगाया। इनके आने से न सिर्फ सनातन धर्म को मजबूती मिलेगी, बल्कि यूपी सरकार के उन दावों पर भी
मुहर लगेगी, जिसको लेकर विपक्ष 29 जनवरी घटना के बाद योगी सरकार पर हमलावर था। प्रयागराज के महाकुंभ नगर से अपने सहयोगी दीपक गंभीर, सचिन गुप्ता के साथ पल्लव मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में मिलावट के मामले में आज बड़ी कार्रवाई हुई है। सीबीआई के नेतृत्व में गठित विशेष जांच दल ने इस मामले में 4 लोगों की गिरफ्तारी की है। सीबीआई के नेतृत्व वाली एसआईटी ने अपनी जांच में पाया है कि प्रसाद के लिए घी की सप्लाई में कई गड़बड़ियां पाई गईं। इसी को देखते हुए 3 अलग अलग डेयरियों से जुड़े 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार लोगों में भोले बाबा डेयरी के पूर्व निदेशक विपिन जैन और पोमिल जैन, वैष्णवी डेयरी के अपूर्व चावड़ा और एआर डेयरी के राजू राजशेखर शामिल हैं। इस स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम में 2 लोग सीबीआई से, 2 आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट की तरफ से और एक और पर्सन फूड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से है। एसआईटी के मुताबिक वैष्णवी डेयरी के अधिकारियों ने मंदिर को घी की आपूर्ति करने के लिए एआर डेयरी के नाम से टेंडर हासिल किया। टेंडर पाने के लिए फर्जी रिकॉर्ड भी बनाया। एसआईटी ने खुलासा किया कि वैष्णवी डेयरी ने ये झूठा दावा भी किया था कि वो भोले बाबा डेयरी से घी लेती थी, जबकि अधिकारियों ने पाया कि भोले बाबा डेयरी के पास तिरुमला तिरुपति देवस्थानम बोर्ड की मांग को पूरा करने की क्षमता थी ही नहीं। सनातन धर्म की रक्षा करना आंध्र प्रदेश में एनडीए सरकार का घोषित उद्देश्य है और उसके लिए तिरुपति लड्डू एक पावरफुल सिंबल बना हुआ है। अब तक जांच टीम ने गाय के घी के सप्लाई चेन मैनेजमेंट में गड़बड़ी पाई है और आने वाले दिनों में इस पर राजनीतिक धूल उठने की संभावना है। कैमरा पर्सन नागराजू के साथ उमा सुधीर, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और अब तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद से दिल दहला देने वाली खबर, जहां 86 साल के बुजुर्ग कारोबारी की उनके घर पर ही बेरहमी से हत्या कर दी गई। आरोपी कोई और नहीं बल्कि उनका ही अपना नाती निकला, जिन्होंने उन पर 73 बार चाकू से वार किए। वेल्जन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के 86 वर्षीय संस्थापक वेलामाती चंद्रशेखर जनार्दन राव की हत्या के 3 दिन बाद पुलिस ने उन्हीं के नाती किलारू कीर्ति तेजा को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में पता चला है कि तेजा ने अपने नाना पर 70 से भी ज्यादा बार चाकू से वार किए। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल हुआ हथियार भी बरामद कर लिया है। तेजा ने अपनी मां पर भी हमला किया था, जो फिलहाल अस्पताल में भर्ती है। तेजा हाल ही में अमेरिका से मास्टर्स की डिग्री पूरी करके हैदराबाद लौटा था। पुलिस के मुताबिक 6 फरवरी की रात 29 साल के तेजा का अपने नाना के साथ 460 करोड़ की कंपनी में डायरेक्टर बनने को लेकर झगड़ा हुआ था। जनार्दन राव की हत्या करने के बाद तेजा ने अपने खून से सने कपड़े बदले और शहर छोड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे धर दबोचा। फिलहाल पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। और तमिलनाडु स्थित रामेश्वरम धाम पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए अब एक अच्छी खबर। भारत का ऐतिहासिक पंबन रेलवे ब्रिज अब नए रूप में तैयार हो चुका है। ये भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज है। न सिर्फ इससे यात्रा सुगम सुरक्षित होगी, बल्कि ये कुछ ऐसी तकनीक से बना है कि अगर इसके नीचे से बड़े समुद्री जहाज गुजरेंगे तो ये अपने आप ऊपर उठ जाएगा। दिखाते हैं आपको सुजाता द्विवेदी की ये ग्राउंड रिपोर्ट। देश के पहले वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज का काम पूरा हो चुका है। तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित ये ब्रिज रामेश्वरम को मुख्य इलाकों से जोड़ता है। इसकी ऊंचाई पुराने ब्रिज से अधिक है, जिससे नावों और जहाजों को अब आसानी से रास्ता मिल सकेगा। हमने इस ब्रिज को नई तकनीक के साथ बनाया है। ये पहले से अधिक ऊंचा है, जिससे जहाजों की आवाजाही और आसान हो गई है। जब कोई जहाज इस रास्ते से गुजरना चाहता है तो तमिलनाडु मैरीटाइम बोर्ड रेलवे से अनुमति लेता है। सायरन बजते ही 5 मिनट 30 सेकंड में ब्रिज ऊपर उठ जाता है। हम खुश हैं और मोदी जी का धन्यवाद देना चाहते हैं। आज हम सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। मोदी जी। कैमरा पर्सन प्रवीण रोहित के साथ सुजाता द्विवेदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और अब अगली खबर उत्तराखंड से, जहां करीब 300 पुलों की भार क्षमता को बढ़ाया जाएगा। केंद्र सरकार से मिली मंजूरी के बाद अब राज्य सरकार ने इन पुलों की लंबाई, चौड़ाई और भार क्षमता को अपग्रेड करने का फैसला किया है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे होने के साथ ही इंडस्ट्री के कार्यों के लिए लाभदायक माना जा रहा है। दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में पूरी खबर। उत्तराखंड में 300 से ज्यादा पुलों की क्षमता बढ़ाई जा रही है। इससे कारोबारी गाड़ियों के ही नहीं बल्कि सेना के मूवमेंट को भी मदद मिलेगी।
कि पहाड़ में बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जहाँ पे पहले से सिंगल लेन रोड था, तो वहाँ पे पुल भी उसी कैटेगरी के बनाए गए थे। उनको बी क्लास लोडिंग कहते हैं, जिसमें ज़्यादा भारी वाहन नहीं जा सकते, नहीं क्रॉस कर सकते हैं। तो हम सड़क अगर चौड़ी भी कर देंगे तो भी अगर पुल हमारा चौड़ा नहीं है या ज़्यादा कैपेसिटी का नहीं है तो उस पर बड़ी गाड़ियाँ नहीं निकल सकती हैं। योजना करीब 1600 करोड़ रुपए लागत की है। पहले फेज में 250 से ज़्यादा पुलों पर काम किया जाएगा। 43 पुलों के उच्चीकरण के लिए डीपीआर बनाई जा रही। अल्मोड़ा ज़िले के 8 पुल, बागेश्वर के 10, पिथौरागढ़ ज़िले के 9, चमोली ज़िले के 4, देहरादून का 1 और पौड़ी ज़िले के 15 पुल शामिल है। इस प्रोजेक्ट में पुलों को क्लास बी से अपग्रेड करते हुए क्लास ए में लाया जाएगा। ए क्लास लोडिंग जो है वो मैक्सिमम कैपेसिटी के पुल होते हैं। इसमें हम लोग 1.5 से 2 लेन सारे पुल को कन्वर्ट कर रहे हैं। तो पहाड़ में जो बड़े गाड़ियों का मूवमेंट है या जो कोई मशीनरी ले जानी है या जो इंडस्ट्री की बात होती है या बड़े इन्वेस्टमेंट के लिए, उनके लिए एक मेजर काम होगा। हम लोग इसको जो प्लान किया हम लोगों ने। जाहिर सी बात है, पुलों की क्षमता बढ़ाने से भारी वाहनों के साथ दूसरे वाहनों की आवाजाही बढ़ेगी, जिससे राज्य की आर्थिक हालात पर काफ़ी हद तक फायदा होगा। देहरादून से एनडीटीवी इंडिया के लिए किशोर रावत की रिपोर्ट। और बेंगलुरु में कैसा चल रहा है एरो इंडिया 2025 शो, दिखाएंगे आपको तस्वीरें और पूरी खबर। एक ब्रेक के बाद आप देखते रहिए सिटी सेंटर शो। देश के कई राज्यों में फिटजी ने अपने कोचिंग सेंटर्स बंद कर दिए हैं। इसका कारण टीचर्स को तनख्वाह न मिलना बताया गया था। अब गाजियाबाद के इंदिरापुरम में कोचिंग सेंटर को भी बंद कर दिया गया है। यहाँ पर क्या हालात है, शुभांग ठाकुर की इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। देश भर में कई फिटजीज बंद हो गए हैं। ऐसे में सबसे ज़्यादा फिटजीज जो हैं वो उत्तर प्रदेश के कई ज़िलों में पाए गए कि उन्हें बंद किया गया है। इस समय मैं गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में मौजूद हूं और अगर आपको मैं तस्वीर दिखाऊं, यहाँ पर जो फिटजी का सेंटर है, देखिए काफ़ी ऊंची इमारत है और इसके 3rd फ्लोर पे जो फिटजी का ऑफिस है, बच्चे जहाँ पर पढ़ने के लिए आते थे, उसे भी बंद कर दिया गया है। जब मैंने यहाँ के जो लोकल निवासी है उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि हफ्ता भर हो चुका है और ये फिटजी फिलहाल अभी बंद है। कोई भी कैमरे पर बात करने के लिए सामने नहीं आया, लेकिन सभी का कहना यह है कि फिटजी जो था वो हफ्ते भर पहले ही बंद हो गया। इससे पहले भी नोएडा के फिटजी और कई इलाकों में जैसे गाजियाबाद में भी और फिटजी, दिल्ली के लक्ष्मी नगर में फिटजी जो थे वो बंद हो गए थे, क्योंकि जो आरोप फिटजी पर लगाया जा रहा था वो ये था कि काफ़ी सारे जो टीचर्स थे उन्हें उनकी फ़ीस नहीं दी गई थी, जिसके बाद से उनकी सैलरीज उन्हें नहीं मिल रही थी, जिसके बाद से वो वहाँ से कोचिंग सेंटर्स छोड़ के चले गए थे। इसको लेकर के फिलहाल इंदिरापुरम थाने में जो अभिभावक है उन्होंने केस दर्ज करा लिया है। रविवार शाम को केस दर्ज कराया गया और आरोप फिलहाल जो तमाम अभिभावक है वो ये लगा रहे हैं कि 2.25 करोड़ रुपए लेकर जो यहाँ के संचालक थे वो यहाँ से फरार हो गए। यहाँ के संचालक और एमडी के खिलाफ अब एफआईआर दर्ज कर दी गई है। साथ ही साथ आरोप ये भी लगाया गया है कि जो फीस थी वो पूरे साल की ले ली गई थी, लेकिन सिर्फ आधा ही कोर्स बच्चों का जो था वो पूरा कराया गया। अब इसको लेकर के जो एसीपी इंदिरापुरम है उनका कहना यह है कि इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। 35 के करीब अभिभावक थाने में कंप्लेंट रजिस्टर करने के लिए आए थे, जिनमें से एक ने ही एफआईआर दर्ज कराई है और अब इस पूरे मामले को फिलहाल जांच में ले लिया गया है और मामले की कार्रवाई लगातार की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आखिर ये खड़ा होता है कि जो बच्चे जिनका भविष्य इस फिटजी के बंद होने से कुर्बान हो रहा है, आखिरकार उनका क्या होगा, क्योंकि बीच पढ़ाई के उनका जो कोर्स था वो सिर्फ आधा ही हो पाया और पूरा कोर्स अब नहीं हो पाया, जिसके से अभिभावक जो हैं वो लगातार इधर से उधर अब भाग रहे हैं। कई ऐसे अभिभावक भी हैं जो अपने बच्चों का दूसरे इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन करा रहे हैं और जो फाइनेंशियल लॉस है वो उन्हें अब झेलना पड़ रहा है। गाजियाबाद से अपने कैमरा सहयोगी जय नारायण के साथ मैं शुभांग सिंह ठाकुर, एनटीवी इंडिया। और बेंगलुरु में एरो इंडिया शो शुरू हो चुका है, यानी कि रक्षा उत्पादों की अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी, जिसमें 90 से ज्यादा देश हिस्सा ले रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसकी शुरुआत की। निहाल किदवई की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। 5th जनरेशन के रूसी जहाज Su-57 की रफ्तार और हवाई करतब देखने लायक थे। छोटे रनवे से पलक झपकते ही हजारों फुट ऊंचाई पर कलाबाजी खाते Su-57 ने लोगों का दिल जीत लिया। रूस के लड़ाकू विमान को जवाब देने आया अमेरिकन F-35। इसकी कलाबाजियों ने भी लोगों का ध्यान खींचे रखा, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत थी काफी नीचे उड़ान भरना।
जहां एक तरफ प्रयागराज का महाकुंभ आंतरिक मजबूती पर ध्यान दे रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ एरो इंडिया का यह महाकुंभ हमारी बाहरी मजबूती पर ध्यान दे रहा है। जहां एक तरफ प्रयागराज का महाकुंभ भारत की संस्कृति को दर्शा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ एरो इंडिया का यह महाकुंभ भारत की शक्ति को दर्शा रहा है। सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने लोगों को दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर दिया और आखिर में आकाश में हमेशा की तरह दिल बनाकर लोगों की वाहवाही लूटी इसी सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया। और सिटी सेंटर शो में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए बने रहें एनडीटीवी इंडिया के साथ। नमस्कार।